नमस्कार। बहुत ज़रूरी पाया तो लगा कि कुछ बातें जो अधूरी है मार्केट में, कुछ लोगों को जो पता होना चाहिए, जो वो गलती कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जिसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, शॉर्ट में बोला जाता है AMR। एक ऐसा शब्द, एक ऐसी विषय जो कि लगभग हर एक घर में हर एक व्यक्ति ने कभी न कभी देखा होगा, कभी न कभी झेला होगा। अगर नहीं झेला है तो देखा जरूर होगा। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति यानी माननीय प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ गया। हमारे देश में कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे पढ़े लिखे व्यक्ति के होने के बावजूद इस मेडिकल फील्ड में घुसकर हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे भारतीय जन को अवेयरनेस देना पड़ा, सुझाव देना पड़ा कि किस तरीके से इस AMR से बच के रहें। तो चलिए यह जानते हैं कि यह AMR आखिर है क्या। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग हमारे प्रधानमंत्री पिछले 8 से 9 साल से हमारे देश में सभी जन से मन की बात के थ्रू सभी से बात करते हुए आ रहे हैं। भारत के लगभग हर एक महत्वपूर्ण विषयों पे भी उन्होंने सभी से बातें की है इस मन की बात के प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने एक विषय पे बात किया, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। यह कितना जरूरी है इस बात को समझना, इस बात की गहराई को समझना कि क्यों और किस तरीके से हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। जो ये चित्र देख रहे हैं ICMR, मैं बता दूं, ये भारत के सबसे गौरवान्वित एवं प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो कि मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड सारे चीज़ों को भारत एवं विश्व में बड़े ओहदे तक ले जाने के लिए जाना जाता है। लगभग भारत के हर एक बड़े साइंटिस्ट इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और उनका रिसर्च पेपर और उनके थीसिस यहाँ सबमिट होते हैं और सारी रिसर्च लगभग ICMR के गाइडेंस के अंदर से ही देश में किए जाते हैं। और यह कितना जरूरी था हमारे प्रधानमंत्री जी को इस विषय पे बोलना, इस बात को आगे के स्लाइड से समझेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो हमारे एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हरिंदर गौतम सर ने इस चीज़ को आर्टिकल के रूप में हमारे कई सारे न्यूज़ मैगजीन्स में भी उसे छापा और इसको पुष्टि की कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बोला है वो बहुत ज़रूरी बात है। तो आइए उस बात को हम गहन करते हैं और समझते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस बातों को हमारे बीच रखा था। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बताया हमें कि किस तरीके से साधारण बीमारियां जो कि दवाओं को लेकर आसानी से ठीक किया जा सकता था, मगर अब वह उन्हीं दवाओं से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ऐसा क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ उस बैक्टीरिया और उस माइक्रोब्स के साथ कि वो इतने मजबूत हो गए और क्या पाप किया इंसानों ने कि वो एक छोटी छोटी बीमारियों से अब इतना जूझ रहे हैं ठीक होने के लिए। तो चलिए इसी बातों को हम गहराई में चलकर थोड़े विस्तार पूर्वक से समझते हैं। तो आखिर यह एंटीबायोटिक है क्या जिसके लिए हम इतना घोर चीत कर रहे हैं। तो यह एंटीबायोटिक कुछ और नहीं, खासतौर पे कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस और कुछ पेड़ पौधे के बायो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जीव जंतुओं यानी सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे उन सूक्ष्म जीवों को जो कि हमें इन्फेक्शन देते हैं, हमें किसी तरह का रोग, कीटाणु एवं जीवाणु से युक्त कराकर हमें बीमार करते हैं। उन जीवों को मारने के लिए हम इन केमिकल्स, इन रसायनों का उपयोग करते हैं। जहाँ तक मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी रसायन है जो कि एक जीवन के अगेंस्ट यानी एंटी ऑफ द बायो, यानी बायो मतलब होता है जीवन और एंटी का मतलब अगेंस्ट यानी जीवन के अगेंस्ट जाकर उन
उन माइक्रोब्स को मारने का काम करता है जो हमें बीमार करती है। तो समस्या क्या आ गई कि इस एंटीबायोटिक के मिसयूज से क्या क्या परेशानी हो रही है, इन सभी बातों को समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस का सीधा अर्थ यही है कि जिस भी माइक्रोब्स के वजह से, जिस भी सूक्ष्म जीव की वजह से आपको कोई भी बीमारी हो रहा था, चाहे वो कोई भी साधारण इन्फेक्शन था जिसके वजह से आपको खांसी, सर्दी, जुकाम या किसी भी तरह का सिम्टम्स आ रहा था, तो जब आप उस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई ले रहे थे और वह दवाई आपने लिया और आपका बीमारी ठीक हो गया, इसके कई सारे पड़ाव हो सकते हैं कि आपने पूरी दवाई ली या न ली, क्या आपने उस सही दवाई ली थी या नहीं ली थी, क्या आपने दवाई किसी के कहने पे ली थी या आपने दवाई अपने मन से ली थी। इन सारे बातों के मद्देनजर ही यह पुष्टि होती है कि क्या आप एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से पीड़ित हुए हैं या नहीं हुए हैं। साधारण शब्दों में कहूँ, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपके शरीर में बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवों का प्रजनन होता है। अगर एक व्यक्ति किसी भी जीवाणु से संक्रमित है, किसी भी इन्फेक्शन से पीड़ित है, तो उसके अंदर माइक्रोब्स है। मान लीजिए कि आपके अंदर भी 200 करोड़ माइक्रोब्स घुस चुके हैं और आप इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। अगर आपको डॉक्टर के कहने पे दवाई दी गई और आप दवाई सही से ले भी रहे हैं, दवाई आपको डॉक्टर ने 10 दिनों के लिए दिन में 2 बार कहने को लिया, मगर आपने क्या किया, जब आप तीसरे दिन थोड़ा कंफर्टेबल फील किया तो आप उसी समय दवाई लेना बंद कर देते हैं। इससे कुछ नहीं हुआ। जो दवाई, जो एंटीबायोटिक आप ले रहे थे, उसके मदद से वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया आपके शरीर में मरे। मगर सपोज करो, आप मान लो कि वो 200 करोड़ में से केवल 100 करोड़ ही जीवाणु, वो बैक्टीरिया आपके शरीर में मरे थे। आपने थोड़ा बेहतर फील किया, आपका बुखार कम हुआ, आपको थोड़ी सी चुस्ती, तंदुरुस्ती महसूस हुई, आपने दवाई छोड़ दिया। मगर उन 100 करोड़ बैक्टीरिया का क्या हुआ जिसको आपने अपने शरीर में जिंदा छोड़ दिया। तो जब आपका शरीर साधारण होगा और वो बैक्टीरिया भी अच्छा महसूस करेंगे, आप अच्छे भोजन पाकर अपने सेहत को ठीक करेंगे, वह बैक्टीरिया फिर से ग्रो करेगा और अपने आप को फिर से मजबूत करेगा, अपने जेनेटिक्स को, अपने डीएनए को। जिस भी प्रक्रिया से वह एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मारता था, उस तकनीक को समझ के, उसे सुधार करके, उससे ऊपर उठ के वो अपने आप को मजबूत करेगा। और जैसे ही उस बैक्टीरिया का लोड आपके शरीर में फिर से बढ़ेगा, आप दोबारा बीमार पड़ेंगे, वही सारे लक्षण, वही सारी बीमारी आप में दोबारा आएंगी और डॉक्टर के पास आप फिर से जाएंगे। और फिर से जाएंगे तो वो डॉक्टर शायद आपको वही दवाई या कोई और एंटीबायोटिक देंगे। मगर इससे अंतर क्या पड़ेगा, दोबारा जब आप वो एंटीबायोटिक लेंगे, वह एंटीबायोटिक आप पे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या रहा कि जिस बैक्टीरिया को मार के पूरा इन्फेक्शन ख़त्म करना था, उसी बैक्टीरिया को आपने मजबूत होने का ट्रेनिंग दिया। आपने एक ऐसी केमिकल, एक ऐसी रसायन खाई, एक ऐसी दवाई खाई जो कि उसके लिए जहरीला था, उसको कई प्रकार से उसको मौत देता था। मगर वह बैक्टीरिया अब उस रसायन से लड़ना जानता है। तो अगली बार जब भी आप कुछ इस तरीके के एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। पर समस्या क्या है, आप तो सोचेंगे एक दवाई काम नहीं कर रहा, हमारे पास तो लगभग 200-250 एंटीबायोटिक्स है। मगर मैं बता दूं, समस्या यहीं पे है कि एंटीबायोटिक्स अब जितने भी हमारे पास हैं, खास तौर पे 280 एंटीबायोटिक्स जिन्हें हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी 100 जो कि भारत में खास तौर पे इस्तेमाल होता है, अब वो सारे बेकाम हो चुके हैं, किसी भी काम के नहीं रहे हैं। इसका कारण है दुरुपयोग एंटीबायोटिक्स का। किस तरीके से, वो हम समझते हैं। फेलियर ऑफ कंप्लीट थेरेपी, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर ने आपको 10 दिनों की दवाई दी मगर आपने 3 दिनों में उस दवाई को छोड़ दिया। स्किपिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डोजेज, यानी डॉक्टर ने आपको दिन में 2 बार लेने के लिए बोला था, मगर आप खेलने चले गए, मगर आप किसी काम में व्यस्त हो गए, तो शाम की दवाई छूट गई, रात को दवाई लेना भूल गए। ये भी कारण बनता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। सेल्फ मेडिकेशन, बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और ले रहे हैं, आपको इन्फेक्शन किसी और बैक्टीरिया का है जो कि
किसी खास दवाई से नहीं मरता, मगर आप भूंजा एवं चावल की तरह, रोटी दाल की तरह एंटीबायोटिक्स को खाए जा रहे हैं। आपको ज़रूरत किसी और एंटीबायोटिक्स की है, मगर आपके दोस्त ने आपको एजिथ्रोमाइसिन दे दिया कि ये लो मित्र खा लो, ये बीमारी ठीक हो जाएगा, और आपने उसे खा लिया, मगर वह बीमारी ठीक होने की जगह और भयावह तरीके से फैल सकती है। रीयूज ऑफ ओवरलेफ्ट एंटीबायोटिक्स, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको कोई आज बीमारी ए हुआ है जिसके लिए डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी और शायद आप उससे ठीक भी हो गए, और उस दवाई को पूरा न खा के आपने छोड़ दिया, अगले 2 महीने बाद हमें फिर से बीमारी होती है और हमें लगता है भाई साहब डॉक्टर ने तो वो दवाई दी थी, हम ठीक हो गए थे, उसमें भी बुखार ही आया था, तो चलो खा लेते हैं। मगर जब हम वही एंटीबायोटिक, रखे हुए एंटीबायोटिक को खाते हैं, तो इसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है और वो बैक्टीरिया मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एंटीबायोटिक पूरे सटीक तरीके से उस पर काम नहीं करता है। यही कुछ कारण है जिसके कारण से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे शरीर में होता है। तो अभी हम जानते हैं कि ऐसा क्या और मुख्य कारण है जिसके कारण से एंटीबायोटिक बहुत तेजी से प्रदेश में फैल रहा है। वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप सरकार के नियमानुसार कुछ ऐसे दवाइयाँ भी होती हैं जिनको लेने के लिए आपको बाजार से प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि कॉमन कोल्ड के लिए पैरासीटामोल, आइब्रूफेन और कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो कि सिंपल आपको कॉमन कोल्ड्स और फीवर्स में आप ले सकते हैं। मगर ये एंटीबायोटिक उस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता। यह जनरली शेड्यूल एच एक यानी एक नियमावली है जिसमें दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबिलिटी में यानी डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही दिया जा सकता है। मगर ऐसा हो रहा है क्या? आप साधारण सब्जी चावल की तरह एंटीबायोटिक्स को भी आराम से खरीद सकते हैं, जबकि इसके ऊपर हजारों रोकथाम है हमारे प्रदेश में, मगर ऐसा किया नहीं जा रहा है। दूसरा है विड्रॉल आफ्टर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स, जो मैंने आपको बताया, अगर आपको थोड़ा सा भी आराम महसूस हो रहा है तो कभी भी उस दवाई को बीच में ना छोड़े। जितने भी दिन के लिए डॉक्टर ने बोला है उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरे दिन के लिए ले, और तब तक ले जब तक डॉक्टर आपको उस दवाई को रोकने के लिए ना बोल दे। अगली पॉइंट है सीवरल सिम्टम इंक्लूड्स, क्या क्या होता है जब हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, और यानी एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दे और बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियल लोड हमारे शरीर में बढ़ जाता है। आपको ब्लड और म्यूकस इन द स्टूल यानी आपके शौच में आपको खून एवं थक्के दिख सकते हैं। सीवियर डायरिया यानी आपको दस्त भी हो सकता है, ऐसा दस्त जो कि आपको बहुत दिनों तक ना ठीक हो और आपकी सेहत को बुरी तरीके से खराब भी कर सकती है। इंटेंस स्टमक क्रैम्प्स और पेन्स, पेट में ऐंठन एवं दर्द होना, ये भी बहुत आसान है उस समय होना। फीवर यानी बुखार आना, अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग यानी उल्टियां होना जिसमें खून भी पाया जा सकता है। कुछ ऐसे दुरुपयोग जो कि कंफ्यूजन में होते हैं, कई बार आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, कई बार आपको वायरल कोल्ड इन्फेक्शन होता है, जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक किसी भी काम का चीज नहीं है। मगर साधारण से फीवर यानी वायरल फीवर यानी फंगल इन्फेक्शन में भी हम बिना जाने पहचाने उस एंटीबायोटिक को खा लेते हैं जो कि हमारे उस बीमारी में बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। इसका दुरुपयोग क्या है, इसका हार्म क्या है, आइए समझते हैं। बीमारी है अ ब क और खा रहे हैं च छ ज, अर्थात आपको बीमारी है वायरल एवं फंगल इन्फेक्शंस की, जिसमें केवल फंगल और वायरल डिजीज ही काम करेंगे, ड्रग्स काम करेंगे, मगर आप खाए जा रहे हैं कुछ और। तो इसका घाटा हमारे शरीर को ही है, फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो हम उस फंगल या वायरल इन्फेक्शन से ठीक हो सकते हैं, अथवा हमारे शरीर में जो अच्छे जीवाणु, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस के और कई सारे स्पीसीज जो कि हमारे पेट की यानी छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक में फैले होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ते भी हैं, उनको उस जगह पे ग्रो करने से रोकते भी हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे उस पेट में उस एंटीबायोटिक के कारण से मारे जाते हैं। गट फ्लोरा भी बोला जाता है इनको, इनके कमी कम होने के कारण से कई सारे अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन भी हमें हो सकता है। तो बिना जाने बिना पहचाने कभी भी एंटीबायोटिक्स को ना ले। कुछ सिम्टम्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन को, आइए उनको समझते हैं।
वाइट थिक कोटिंग इन द माउथ और द थ्रोट, मुंह के चारों तरफ या जीभ में उजले धाकदार रेशे का बनना। पेन वाइल ईटिंग और स्वेलिंग, निगलने के समय आपको दर्द महसूस होना, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन का निशानी हो सकता है। वाइट पैचेस ऑन द थ्रोट, चीक्स और रूफ ऑफ द माउथ और टंग, आपके मुंह में, गाल में, फेफड़ों में और जीभ के तलवों के ऊपर और नीचे सफेद दाग होने का निशानी भी फंगल इन्फेक्शन का एक निर्देश है। लॉस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद का चले जाना। कॉटनी फीलिंग इन द माउथ, मुंह में धब्बेदार यानी सॉफ्टनेस अधिक फील करना, ये भी कई बार फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी हम इस बात को समझते हैं कि व्हाई इट इज हार्मफुल टू ओवर यूज द एंटीबायोटिक्स। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अथवा अगर ये नहीं जाने तो आपको भयावह इन्फेक्शंस के थ्रू सफर करना पड़ सकता है। तो पहला जो कंसिक्वेंस आपको एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करने से हो सकता है वो है बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंस। ये भी हम समझते हैं कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बताया, और वो किसी भी दवाओं के प्रति काम नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है इन्फेक्शन लास्ट लॉन्गर, यानी जब भी वह बीमारी, आप दवाई को बीच में छोड़ेंगे और वो जब भी बीमारी लौट के आएगा तो अगली बार बीमारी आसानी से नहीं जाने वाली है और आपको बहुत लंबे समय के लिए परेशान करने वाली है और बहुत लंबे समय के लिए आपको छुट्टी लेना पड़ सकता है। तीसरा है हार्डर टू ट्रीट अदर्स, यानी जब भी वो बीमारी आएगा तो इतनी आसानी से वह ठीक नहीं होगा, कई अलग तरीके से बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा, कई अलग तरीके की दवाएं आपको चलानी पड़ सकती है। फ्यूअर मेडिकेशन चॉइस, यानी जब भी आपको भविष्य में, यानी अगर एक बार आपके अंदर वह रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया तो वह जिंदगी भर लगभग वहां से नहीं निकल पाता। एक खुला दावत आप उसे देते हैं कि आ भैया हमारे यहाँ खुला दावत है, हमारा शरीर, आप आके खा सकते हैं। तो यानी आपके पास भविष्य में कई और बीमारियों के लिए अल्टरनेटिव नहीं बचता कि कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर मेडिकल बिल्स, यानी जब भी आप एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के शिकार होते हैं तो आने वाले भविष्य में के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, आपको सीनियर डॉक्टर के अंदर ही इलाज करवाना पड़ेगा, साधारण एंटीबायोटिक से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आप में इन्फ्यूजन चढ़ाए जा सकते हैं, कई सारे हार्ड एंटीबायोटिक्स यानी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उनके या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के टॉक्सिक ड्रग्स भी आप पे चढ़ाए जा सकते हैं ठीक करने के लिए। मेडिकल गेट्स लेस इफेक्टिव, यानी अगर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के शिकार होते हैं तो ये भी तय नहीं है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। गट प्रॉब्लम्स, अगर आप ठीक हो भी गए तो यह आपको जिंदगी भर परेशानी देगी और आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है। आपके पाचन क्रिया में समस्या आएगी, आपको दिन नित्य क्रिया में परेशानी आएगी, आपको शौच में परेशानी आएगी, आप कुछ खा नहीं पाएंगे, आपका भोजन आपके पेट में पच नहीं पाएगा, आपको अनपच लगेगा, दस्त होगा, गैस बनेगा, कई तरह की अन्य समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए यह मेरा एक बहुत ही अनुग्रह है, आपसे अनुरोध है कि इस बात को समझें कि क्यों जरूरी है एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही खाने की जरूरत है, क्यों आपको कभी भी एंटीबायोटिक खुद के इच्छा से नहीं खाना चाहिए, क्यों एंटीबायोटिक रखे हुए एंटीबायोटिक को कभी खाना नहीं चाहिए, क्यों एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और क्यों एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही आपको दवाई लेनी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी बाजार में जाके एक फार्मासिस्ट या किसी भी दवाई के दुकान के विक्रेता से जाके एंटीबायोटिक न मांगे, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, और अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलकर दे कि यह 2 दवाई ले लीजिए आज सुबह शाम या आज सुबह शाम, कल सुबह शाम, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो यह जान लीजिए वह आपको तत्कालीन के लिए तो ठीक करेगा, मगर आपके लंबे उम्र वाले जीवन में आपको बहुत ही भयावह एवं खतरनाक इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस दे रहा है और आपके भविष्य में बहुत ही बड़े बड़े तकलीफ को न्योता दे रहा है। चीज़ों से बचना कैसे है? यूज एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब, जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी इनको खाएं। कंप्लीट द फुल कोर्स, यानी दवाओं को पूरा खाएं, बीच में ना छोड़े।
गेट वैक्सीनेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आप पहले से ठीक कर सकते हैं तो उसका अगर कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन यानी टीका जरूर से जरूर लगवाएं। यूज अल्टरनेटिव मेथड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। आपको जो भी लगे यानी उपचार से भला बचाओ, यानी अगर आपको लगता है कि उस इन्फेक्शन से बचने का कोई उपाय है तो बचाव ही पहला प्राथमिकता दवाई की जगह ले। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। और अगर आपको पता है और समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से खाना चाहिए, तो अपने जान पहचान के लोगों को ये वीडियो जरूर भेजें, अपने लोगों को इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जरूर बताएं और उनको एंटीबायोटिक से दुरुपयोग से जरूर बचाएं और अवेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल्स को YouTube, Facebook और व्हाट्सएप सभी पे सब्सक्राइब करें। और एक्सप्लोर विद सुमो जो कि मेरा न्यू मोटो व्लॉगिंग का चैनल है, और rxsumo.medtalks यानी YouTube पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद।